हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है। इसके आज हम भाग 7 में चर्चा करेंगे। इस सीरीज़ के 6 भाग आ चुके हैं। तो अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा ताकि आप उसके अनुसार अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। और साथ ही अगर आपकी स्टडी हो चुकी है तो आपका रिवीजन और मूल्यांकन यहाँ पे हो पाएगा, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पता ही है कि उत्तराखंड के किसी भी पेपर में हिंदी वहाँ पे रहती है, सिलेबस में हिंदी है। तो हिंदी की भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है, जिसके हम 32 भागों पर चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार आप चैनल पर जाकर उसको देखिएगा। वहाँ पे हम प्रश्नों के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी चर्चा करते हैं उन पे, तो आप अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखेंगे। बाकी दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसका समय पर लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई थी। इसका नाम कब बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था? हमारा ये प्रश्न लंबे बनाने का प्रयास ये है ताकि आपको एक ही प्रश्न से काफ़ी सारी डिटेल जो है मिल सके, इसलिए हम प्रश्नों को बड़ा बना देते हैं ताकि आपको एक ही प्रश्न में मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी हम दे सकें। तो आप इसका बताइए कि आपको पता है कि 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना हुई थी। आपने बताना है कि इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कब रखा गया। विकल्प हैं 1884, 1906, 1923, 1991 में। दोस्तों, अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो इसका आंसर हो जाएगा 1884 में इसका नाम बदल कर किया गया था इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। बात करते हैं अगले जो विकल्प हैं इसमें, उनमें क्या क्या हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो गया था 1884 में। इसके अलावा 1906 में इसका नाम हो गया था क्या, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा 1923 में वर्तमान एफआरआई जो है उस भवन की आधारशिला रखी गई थी, जिसका 1929 में लॉर्ड इरविन ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। किसने? इरविन ने किया था। ठीक है, तत्कालीन जो वहाँ पे गवर्नर थे, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो ध्यान रखेंगे 1991 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य में लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 10 सितंबर, 19 सितंबर, 24 दिसंबर, 12 अगस्त। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, राज्य में लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इस दिन ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1925 को, और टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में। बाकी सारे के सारे दिवस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जो डेट हैं इनमें हम देख लेते हैं। तो 10 सितंबर को मनाया जाता है गौरव दिवस, क्योंकि इस दिन गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था 1887 में, और आपको पता है कि एकमात्र उत्तराखंड से भारत रत्न प्राप्त करता है। इसके अलावा 19 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्य दिवस, और इस दिन हरिदत्त भट्ट जी का जन्म हुआ था, जिनका उपनाम है शैलेश। ठीक है, इसके अलावा 12 अगस्त को मनाया जाता है क्या, प्रेरणा दिवस। और ये 12 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन किनका जन्म हुआ था, नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है प्रेरणा दिवस। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इनको क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो याद अच्छी बात है, और नहीं है तो आप नोट करिएगा इनको। प्रश्न नंबर 3, राज्य में भारत माता मंदिर स्थित है? विकल्प हैं देहरादून, चमोली, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो भारत माता मंदिर है ये है अपना कहाँ पे, हरिद्वार में ये है। और इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1983 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और स्वामी मित्रानंद ने की थी, और इसका उद्घाटन किया था दोस्तों किसने, इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अगर इसकी कभी हाइट पूछ ले तो ये 180 फीट ऊंचा ये मंदिर है। कौन सा मंदिर? भारत माता मंदिर। ठीक है, इसके अलावा अगर भारत माता की जगह आ जाता है भरत मंदिर, तो भरत मंदिर है दोस्तों कहाँ पे, भरत मंदिर है आपका ऋषिकेश में। ठीक है, और ये परमार वंश से संबंधित है, महिपति शाह से भी ये संबंधित है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, भरत मंदिर ऋषिकेश में है। प्रश्न नंबर 4,
मढ़ का सूर्य मंदिर और जल देवी मंदिर स्थित हैं चंपावत में, अल्मोड़ा में, चमोली में, पिथौरागढ़ में। तो ध्यान रखेंगे मढ़ का सूर्य मंदिर और जल देवी मंदिर दोनों के दोनों ये हैं पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ में भी पर्टिकुलर जगह अगर पूछ ले तो डीडी हाट, इसमें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि राज्य में सूर्य मंदिर कितने बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से एक फेमस मंदिर है मढ़ का सूर्य मंदिर, जो कि डीडी हाट पिथौरागढ़ में है। प्रश्न नंबर 5, बिलारी और किलपुरी किसका प्राचीन नाम है? कालसी का, लाखामंडल का, किच्छा का, खटीमा का? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो बिलारी या फिर किलपुरी प्राचीन नाम है दोस्तों किसका? किच्छा का ये प्राचीन नाम है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कालसी है इसका प्राचीन नाम आता है कालकूट या कलकूट करके, और एक आता है कि ह्वेनसांग ने शुद्ध नगर किसे कहा था? तो कालसी को ही कहा था। क्या शुद्ध नगर भी कहा था किसने? ह्वेनसांग ने कहा था कालसी को। इसके अलावा जो लाखामंडल का जो प्राचीन नाम है ये है मढ़, और खटीमा का जो प्राचीन नाम है ये है दोस्तों मकरपुर। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन देहरादून में कब हुआ? 1965, 1948, 1984, 2001। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन देहरादून में हुआ था 1984 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन घोषित कब किया गया? 2009 में, 2011, 2012, 2013। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया था कब? 2012 में। ठीक है, और इसके अलावा एक प्रश्न अन्य इसमें बनता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन कब किया गया? तो उस केस में ध्यान रखेंगे 2013 में। ठीक है, दोनों आसपास की डेट हैं। 2013 में क्या स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और 2012 में 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी किस जिले में स्थित है? भवाली, चमोली, गोपेश्वर, नैनीताल। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे विकल्प ए कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिला पूछा गया है, और ये हो जाएगा दोस्तों नैनीताल। है तो ये भवाली में, लेकिन यहाँ पे जिला पूछा है तो जिला आपका नैनीताल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी की स्थापना भवाली में हुई थी कब? दिसंबर 2004 में, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार यूकेएसएससी ने इसको पूछा है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में विवाह 2 परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है? विकल्प थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया। तो ध्यान रखेंगे कि राजी जनजाति में विवाह जो है वो 2 परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखें। इसके अलावा राजी जनजाति में जो और फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो हमने देखा पलायन विवाह का प्रचलन अगर पूछ ले तो ये भी राजी जनजाति में ही है। वधु मूल्य प्रथा ये भी राजी जनजाति में प्रचलित है, और विवाह से पूर्व सांग जांगी या पिठा संस्कार प्रथा का प्रचलन भी राजी जनजाति में ही है। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए राजी जनजाति से। और इनकी एक भाषा आती है, कौन सी? ये है इनकी है भाषा, कौन सी? मुंडा इनकी भाषा है। इसके अलावा इनमें एक फेमस है रिंग डांस। ठीक है, तो अगर रिंग डांस पूछ ले तो ये भी राजी जनजाति से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, गोरखों द्वारा लगाए गए घुरही पिछही नामक कर के तहत प्रत्येक परिवार से सालाना कितने रुपए लिए जाते थे? 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। तो ध्यान रखेंगे कि जो गोरखों द्वारा ये कर लगाया गया था घुरही पिछही नामक, इसमें प्रत्येक परिवार से सालाना लिए जाते थे दोस्तों 2 रुपये लिए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, किस पवार शासक ने देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार कराया था? अजयपाल ने, श्याम शाह ने, फतेह शाह ने, महिपति शाह ने। तो ध्यान रखेंगे देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार कराया था किसने? अजयपाल जी ने कराया था। और आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ में अपनी राजधानी बनाई थी कब? 1512 में। और इसके अलावा फिर ये श्रीनगर ले गए थे कब? 1519 में ये श्रीनगर ले गए थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला आपके सामने है, किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान दी थी? भारती चंद ने, लक्ष्मी चंद ने, बाज बहादुर चंद ने, उद्योत चंद ने। तो आपको ध्यान रखना है कि कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान करने वाला चंद शासक था बाज बहादुर चंद। ठीक है,
बाज बहादुर चंद एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है चंद शासन में, तो इसका आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये कब किया था, तो 1673 में किया था, और बाज बहादुर चंद शासकों का 50वां शासक था, और इसका कार्यकाल रहा है 1638 से लेकर 1677 तक। 1638 से लेकर 1677 तक 50वां शासक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, सर्वप्रथम पटवारी की नियुक्ति किसने की थी? ट्रेल ने, रेमजे ने, लुशिंगटन ने, बेटन ने? तो ये कई बार पूछा गया है। तो पटवारी की नियुक्ति करने वाला सबसे पहला जो गवर्नर है वो है, कमिश्नर है दोस्तों, ये है ट्रेल, और इसने कब किया है? 1819 में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, कौन सी जनजाति के लोग सगाई की रस्म को थौची कहते हैं? जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा? तो आपको ध्यान रखना है कि सगाई की रस्म को थौची कहने वाली जनजाति है कौन सी? भोटिया, ठीक है। और शादी या विवाह को ये क्या कहते हैं? तो विवाह को कहते हैं ये दामी, ठीक है। थौची और दामी जो शब्दावली है ये भोटिया जनजाति में है। थौची हो गया सगाई, और दामी हो गया यहाँ पे विवाह, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2004, 12 नवंबर 2004, 1 अप्रैल 2002, 1 नवंबर 2012? तो इसका आंसर करिए आप। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2012 में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 1 नवंबर 2012, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा चाय विकास बोर्ड, तो चाय विकास बोर्ड हमने कल ही देखा था, तो ये कब का है? 12 फरवरी 2004, ठीक है। और अभी तक इसका अल्मोड़ा का है, अल्मोड़ा में है इसका मुख्यालय, और उसको स्थानांतरित करने की जो घोषणा की गई है कहाँ पे? गैरसैंण में, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य में प्रत्येक परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु सौभाग्य योजना चलाई जा रही है 2017 से, 2018 से, 2019 से, 2020 से? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, राज्य में जो सौभाग्य योजना चलाई जा रही है 2018 से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक परिवार को विद्युत कनेक्शन देना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, 2018 से। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी कब? ठीक है, और ये अगस्त्य मुनि का है, दोनों के दोनों ये रुद्रप्रयाग में ही हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं दूर है, तो दोनों ये जगह क्या है? रुद्रप्रयाग में ही है। वहाँ से केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा शुरू की गई है वो आपने बताना है कब से। विकल्प हैं 16 मई 2003, 8 मई 2013, 16 सितंबर 2003, या फिर 15 अगस्त 2004? ध्यान रखेंगे ये जो शुरू हुई है योजना, ये हुई है दोस्तों, सेवा शुरू हुई है 16 मई 2003, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, ये तो बहुत चर्चा में आजकल। 2011 में शुरू किए गए उत्तराखंड गौरव सम्मान के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? ठीक है, यूकेपीएससी 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो 2021 में इसका विकल्प में दे देता हूँ, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, या फिर 1.5 लाख रुपये। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये 2021 में शुरू किया गया है, कौन सा? उत्तराखंड गौरव सम्मान, और इसके तहत दोस्तों दिए जा रहे हैं 1 लाख रुपया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड गौरव सम्मान 1 लाख रुपये, शुरुआत हुई है 2021 में, और ये आप नोट कर लीजिए कि किस किस को दिया गया है, ठीक है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा, ये 2 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 19वां है, और इतना बड़ा प्रश्न इसलिए है क्योंकि जानकारी बहुत है इसमें, तो इसलिए बड़ा है, तो घबराइए मत। अक्टूबर 2022 में गोला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90 व 10% के अनुपात में निवेश की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक, 2024 तक, ठीक है। तो आप बताइए कि इस जो बांध परियोजना है इसको कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2027 तक। सबसे पहली बात पूछ सकता है कि जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भाई गोला नदी पर है, ठीक है। इसको मंजूरी कब मिली है केंद्र की? अक्टूबर 2022 में। इसमें 90 और 10% के अनुपात में, यानी कि 90% इसमें केंद्र खर्चा करेगा और 10% इसमें राज्य खर्चा करेगा, ठीक है। इसके अलावा कब तक लक्ष्य करना है पूरा? तो 2027 तक। और ये जो जमरानी बांध परियोजना है किस जिले में है? तो ये है नैनीताल में, ठीक है। तो जो इससे प्रश्न बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, तो ध्यान रखिएगा, गोला नदी पर ये परियोजना है। प्रश्न नंबर 20वां आपके सामने है,
इंडियन आइडल सीजन 12 के प्रथम विजेता पवनदीप राजन का संबंध किस जिले से है? बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि संगीत में पप्पू कार्की जी से प्रश्न बना था, तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है, प्रबल संभावना रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पवनदीप राजन हैं इनका संबंध है चंपावत जिले से है। ठीक है, तो ये चंपावत के हैं पवनदीप राजन, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 21, सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में, उत्तरकाशी में, हल्द्वानी में, देहरादून में। तो ध्यान रखेंगे सितंबर 2021, सबसे पहली बात अगर पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो सितंबर 2021 में। कहाँ किया गया, तब उस केस में ध्यान रखेंगे दोस्तों, देहरादून में किया गया था। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव सितंबर 2021 में देहरादून में आयोजित हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का तीसरा परिसर कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? देहरादून में, मसूरी में, हरिद्वार में, टिहरी में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों श्रीदेव सुमन का तीसरा परिसर बनाने की जो घोषणा की गई, ये की गई है दोस्तों टिहरी में। और टिहरी में कहाँ पर? तो टिहरी में जगह है कौन सी? चंद्रबंदनी, जो कि एक नैखुरी है, नैखुरी के अंतर्गत पड़ता है चंद्रबंदनी, वहीं पे इसका श्रीदेव सुमन का तीसरा परिसर बनेगा, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का। और प्रथम इसका जो वो क्या बोलते हैं इसको, परिसर है, ये है कहाँ? गोपेश्वर में। और दूसरा परिसर है इसका ऋषिकेश में। तो 3 परिसर हो जाएंगे, गोपेश्वर, ऋषिकेश और चंद्रबंदनी, नैखुरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, करंट का इशू है तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 23, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना जो कि 5 जिलों के 9 विकास खंडों में चल रही है, यानी कि जो आपका सीमा जैसे तिब्बत से हो गई और नेपाल से हो गई, उनसे लग रही है, जो 5 जिले लगते हैं उनके 9 विकास खंडों में ये योजना चल रही है, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना। ये कब से चल रही है? 2019-20 से, 20-21 से, 21-22 से, या फिर 22-23 से। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये चल रही है कब से? 20-21 से ये चल रही है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं विजय बर्तवाल, अमृता रावत, रितु खंडूरी, इंदिरा हृदयेश। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पता है आपको, रितु खंडूरी जी हैं पहली महिला अध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष पूछ ले तो उपाध्यक्ष कौन है? आप सभी को ही पता है, उपाध्यक्ष हो जाएगा कौन? विजय बर्तवाल जो हैं वो उपाध्यक्ष हो जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में आपका रिवीजन और मूल्यांकन हम करा पाएँ, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 25 प्रश्न हैं, मुझे लगता है 20 से 25 मिनट में ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इतने कम समय में हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका रिवीजन और मूल्यांकन करा पाएँ। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए साथ में, और ख़ुद भी इसको फॉलो करिएगा, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और एक खाका आपके दिमाग में बैठ पाएगा कि किस तरह के प्रश्नों को आपको देखना है। ठीक है। 25वां प्रश्न है आपके सामने, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? क्रम में पूछा है ये, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड जो है दोस्तों ये है कौन सा? 27वां राज्य है। और यहाँ पे आप एक थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं, कौन सी? आप ध्यान रखिए, क्या? छऊजा गए तेलंगाना। ठीक है, तो इससे आपका क्रम याद रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ बना है कब? 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड, यहाँ पे ये झा है, छऊजा गए तेलंगाना, झारखंड बना है 15 नवंबर को, और तेलंगाना सबसे लास्ट में बना है 2 जून 2014 को। तो इस प्रकार आप क्रम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये छऊजा जो है ये तीनों के तीनों एक साथ बने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, और फिर झारखंड बना। ठीक है, तेलंगाना का आप सबको याद रहता ही है। बाकी अंतिम प्रश्न ये हो गया है। आपका कमेंट करने के लिए एक प्रश्न है, जो आप कमेंट करिए। और अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं तो आपकी ये पहचान होनी चाहिए कि अपना भागीदारी आप दीजिएगा। ठीक है, जब आप किसी प्रश्न को लिखेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर है, ये बहुत मेहनत करके ये मैटर तैयार होता है, आपको भी थोड़ा सा अपनी सीरियसनेस दिखानी होती है। ठीक है, कोई भी चैनल है, अगर वो मेहनत करके आपके लिए कोई काम कर रहा है, ला रहा है, तो उसमें आपका अपना फ़ायदा देखिए आप। ठीक है, और कोई चीज़ पूछता है तो अपने उसमें भागीदारी भी देना सुनिश्चित करिए। जैसे कि कोई प्रश्न पूछता है तो आंसर करिए, उसमें जब आप आंसर करेंगे, आपको नहीं पता, ढूंढेंगे उसको, लाएंगे, लिखेंगे, तो वो आप ही का फ़ायदा हो रहा है, आप उसको याद कर पाएंगे। तो इसी प्रकार अपना डेडिकेशन दिखाइए। प्रश्न है, उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल कौन थे?
ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने करंट नॉलेज के हिसाब से आंसर करना है। आप इसको गूगल मत करिए, कुछ भी मत देखिए। आपको जो इनमें से लगता है कि छठे राज्यपाल हो सकते हैं ये थे, आप उसका आंसर कर दीजिए। गलत होगा तो बाद में आपको पता चल ही जाएगा। आंसर करने के बाद कमेंट करने के बाद आंसर देखिए आपने सही किया कि नहीं किया। और अगर गलत करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, सही करेंगे तो इसका मतलब आपको याद है ही। ठीक है, तो इसका आंसर आप करिए, विकल्प आपके सामने है। बाकी दोस्तों पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए, खुद भी जुड़िए अगर पहली बार हैं तो, और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।